सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज 7th स्टैंडर्ड का हम जो दूसरा पाठ है कविता फूल और कांटे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित, तो यह हम देखने वाले हैं। तो यह जो पाठ है तो देखो, फूल और कांटे, यह आपको हमने गृह कार्य में निबंध लेखन के लिए भी दिया था। अब यह जो अयोध्या सिंह उपाध्याय रचनाकार है इसके, तो इन्हें हरिओद नाम के से भी जाना जाता है। हरिओद यह इनका टोपन नाम है। तो इनका परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो मृत्यु 1947 में हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है तो उसमें प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अतखिला फूल, प्रेम कांता आदि यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो फूल और कांटे, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं इस कविता में कि विशिष्ट कुल यानी बड़े कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है, तो अपने कर्मों से वह अच्छा और बड़ा बनता है। तो यह इस कविता से, फूल और कांटे, इस कविता से कवि हमें समझा रहे हैं। अब मैं एक एक दोहा पढ़ती हूँ और उसका मतितार्थ या भावार्थ आपको समझाकर देती हूँ। फूल और कांटे। तो देखो, यह जो कविता है तो 5 पदों में लिखी गई है। तो पहला पद है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो हम देखते हैं कि यह फूल और कांटे, यह जो कविता है तो फूल और कांटे का जो पौधा है तो एक ही जगह पर वह जन्म लेता है, एक ही स्थान पर वह उगता है और एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। तो एक ही पौधे पर फूल भी आते हैं और कांटे भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कांटे और फूल वाला पौधा कौन सा होता है? तो हम जानते हैं कि जो गुलाब का फूल होता है तो उस पौधे पर कांटे भी दिखाई देते हैं और सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी दिखाई देते हैं। तो दोनों का जन्म स्थान एक ही है और दोनों को भी एक जैसा ही पाला जाता है। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतलता चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को भी समान रूप से वह चांदनी अपनी देता है। तो दोनों को भी एक ही समान चांदनी वह डालने का कार्य यानी देने का कार्य करते रहता है। अब दूसरा पद देखो, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उसके एक से होते नहीं। तो जो दूसरा पद है, मेघ यानी
बादल, मेह यानी क्या? बादल। तो जो फूल और कांटे यानी गुलाब का पौधा है, तो उस पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जब बादल बरसते हैं तो सारी पृथ्वी पर एक जैसे ही बरसते हैं और पृथ्वी जलमय होती है। तो दोनों पर समान रूप से वह बरसते हैं। जब प्यारी हवा बहती चलती है तो फूलों को भी वह हवा लगती है और कांटों पर भी वह हवा लगती है। दोनों के ऊपर समान रूप से हवाएं भी बहने का कार्य करती है। तो अब देखो, बादल का जल भी समान मिल रहा है, हवाएं भी दोनों को साथ ही देख रही है। इतना ही नहीं, तो जो रात्रि का समय है तो चांदनी भी एक साथ ही दोनों पर भी बरस रही है। परंतु एक जैसी परिस्थितियां में भी दोनों पल रहे, फिर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। हम यह देखते हैं कि दोनों भी एक ही जगह पर आए हैं, दोनों की जन्मभूमि एक है, दोनों पर समान रूप से चांदनी पड़ रही है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, मगर दोनों का स्वभाव जो होता है तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। तो दोनों एक दूसरे जैसे बिल्कुल नहीं है। अब तीसरा पद हम देखते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। तो हम देखते हैं, जो कांटा होता है, कांटे को ही हम क्या कहते हैं? शूल भी कहते हैं। कांटे को ही हम शूल भी कहते हैं। तो इसमें छेद कर, छेद यानी फाड़ना, छेद यानी क्या? किसी वस्तु को होल गिराना। और वर यानी सुंदर, वर यानी क्या? सुंदर। और वसन यानी क्या? वस्त्र, वसन यानी क्या? वस्त्र। और वेदना यानी क्या? तो घायल करना, वेद यानी घायल करना। तो देखो, अब यह जो कांटा होता है, तो कोई यदि गुलाब का फूल तोड़ने जाए तो उसकी उंगली में यदि कांटा चुभता है तो वहाँ से झट से उंगली में से क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। तो उस समय वह उंगली को छेद देता है और उंगली में से हमें खून निकलते हुए दिखाई देता है। तो उसी तरह यदि कांटे के पेड़ के पास से हम यदि जाते हैं तो सुंदर वस्त्र भी उसमें यदि कांटे में अड़क जाए तो वह फट जाता है। और जो प्यारी तितलियां होती है तो वह फूल को देखकर फूलों पर मंडराने के लिए वहाँ पर इर्द गिर्द जब घूमती है तो उनके पर कतरने का कार्य भी यह कांटा करता दिखाई हमें देता है। और जो भौर यानी क्या? भौरा, भौर यानी क्या? भौरा। तो हम देखते हैं कि भौरे को भी यह जो कांटा होता है शाम तन का, शाम यानी काले रंग का जो भौरा होता है, तो उसको भी घायल यह कांटा कर देता है। यह हम कांटे की विशेषता देख रहे हैं। अब देखो, फूल भी एक ही पौधे पर आया हुआ है और कांटे भी एक ही पौधे पर आए हुए हैं, मगर कांटा सबको तकलीफ ही दे रहा है, यह हम देख रहे हैं। किसी के उंगली में से चुभाकर उसे जो खून होता है वह निकालने का कार्य कर रहा है, तो किसी का सुंदर वस्त्र फाड़ने का कार्य कर रहा है, तो तितलियों के पर
कतरने का कार्य कर रहा है और जो भौरा है उसे वेदना दे रहा है। तो यह इस पंक्तियों से हम सीखते हैं। अब चौथा पद देखो। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। तो जो फूल होता है तो हमेशा वह तितलियों को अपने गोद में लेकर बैठता है, प्यार से गोद में लेता है, उसे बैठने के लिए फूल पर जगह देता है। और जो भंवरे आकर उस पर बैठते हैं तो जो अपना मधुर रस होता है तो वह भी देने का कार्य फूल करते रहता है और हमेशा दूसरों को वह सुगंध से खुश खुश करता है। और हम देखते हैं कि यह रंग बिरंगे फूल देखकर सभी को खुशियाँ बांटने का कार्य यह फूल करता है और सबका मन प्रसन्न करने की कला इस फूल में होती है। और यह भी हम देखते हैं कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें अच्छा लगता है और यह फूल जहाँ भी जाते हैं तो अपने सुगंध फैलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। और एक तरह से फूल को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होती है और हमारा चेहरा भी प्रसन्न हो जाता है। अब अगला पद देखो। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर सिर पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो पांचवें दोहे में कवि हमें यह समझाते हैं कि अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आँखों में खटक रहा है और जबकि जो फूल होते हैं तो इन फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। तो उसी तरह हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस तरह से फूल देखो हमेशा दूसरों के उपयोग में आ रहा है और खुद भी खुश रह रहा है, प्रसन्न हो रहा है, अपनी खुशबू सभी को वह दे रहा है। तो उसी तरह यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है मगर वह दूसरों की सहायता नहीं करता है, मदद नहीं करता है, तो बड़े कुल में जन्म लेने के कारण वह व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता है। मगर जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, सहायता करता है, तो उसका नाम सभी लोग लेते हैं। और यही कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने कर्मों से ही बड़े बन सकते हैं और यह कर्म कैसे होने चाहिए, तो हमें हमेशा दूसरों के उपयोग में आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तभी हम बड़े बन सकते हैं। तो इस कविता से यही हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमें हमारे जो कर्म होते हैं तो हमेशा अच्छे रखने चाहिए। जिस तरह से गुलाब के फूल के कर्म हमेशा अच्छे होने के कारण उसे भगवान के सिर पर स्थान दिया जाता है फूलों को, तो उसी तरह फूल के जैसे ही हमारे कर्म हमेशा रहने चाहिए। तो अब इस कविता में जो लय युक्त यानी राइमिंग वर्ड जो होते हैं तो वह हमें देखने हैं। लय युक्त शब्द यानी क्या? अब यहाँ पर इस कविता में जो शब्द आए हुए हैं, पालता डालता, यह, उसके बाद बही नहीं, वसन तन, पिला खिला, यह इस कविता में लय युक्त शब्द आए हुए हैं। उसके बाद इस कविता में जो कठिन शब्दार्थ है तो वह
दिए गए हैं। तो शूल का मतलब क्या होता है? कांटा। शूल का मतलब क्या होता है? कांटा। मेह, मेह यानी बादल। मेह, मेह यानी क्या? बादल। वर, वर यानी सुंदर। वर, वर यानी क्या? सुंदर। वसन, वसन यानी वस्त्र या कपड़ा। उसके बाद पर, पर यानी पंख। पर यानी क्या? पंख। भौर, भौर यानी भौरा। भौर यानी भौरा। छेद, छेद यानी छेदना। वेद, वेद यानी छेदना। उसके बाद शाम, शाम यानी सावला। शाम, शाम यानी सावला। तो यह शीश, शीश यानी सिर। शीश, शीश यानी क्या? सिर। तो यहाँ पर यह शब्दार्थ हम देख रहे हैं कि शीश यानी सिर। खटकना, खटकना यानी चुभना। उसके बाद सूर, सूर यानी देवता। सूर यानी क्या? देवता। उसके बाद कसर, कसर यानी कमी। तो यह शब्दार्थ हम देख रहे हैं। अब अगला जो प्रश्न है, आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करिए। तो छोटे पेड़ कौन से हैं, मध्यम पेड़ कौन से हैं, बड़े पेड़ कौन से हैं, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। तो छोटे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनमें तुलसी है, पुदीना है, गाजर है, मूली है, टमाटर है। उसके बाद मध्यम पेड़ जो होते हैं, तो उसमें नींबू, अमरूद, शरीफा और अनार के पेड़ होते हैं। और बड़े पेड़ों में बरगद, पीपल, नारियल, आम, नीम, यह पेड़ आते हैं। अब यहाँ पर आपको यह सवाल दिया है कि निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। तो यहाँ पर पुष्प यानी फूल, पुष्प यानी फूल। जल यानी पानी। मेह यानी बादल। पवन यानी हवा। यह समानार्थी शब्द हुए हैं। तो विरुद्धार्थी में रात का दिन, विरुद्धार्थी शब्द। छोटा बड़ा, उदय अस्त, सम्मान अपमान। तो यह समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद फूलों और कांटों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट करिए। तो आपको फूलों का व्यवहार और कांटों का व्यवहार, यह दोनों का अंतर अपने कॉपी में लिखना है। तो फूलों का व्यवहार, अब आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और उसी के साथ गृह कार्य में स्वमत अभिव्यक्ति, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताइए। तो फूल का नाम, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और उसके उपयोग क्या है, उसकी गंध कैसी है। तो यह जो सवाल है, तो यह आपको गंध कैसी है, तो इसके उपयोग फूलों के कौन कौन से होते हैं, माला बनाने के लिए, या कोई बालों में लगाता है, कोई घर में सजाने के लिए, कोई बुके जो रहता है तो उसमें फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो फूलों के बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो सारे उपयोग आपको लिखने हैं और कौन सा फूल पसंद आता है, क्यों पसंद आता है, यह सारी बातें आपको स्वमत अभिव्यक्ति में लिखने हैं। तो यह जो अभी सवाल लय युक्त शब्द से स्वमत तक के सारे शब्द आपको आपके कॉपी में पूर्ण करने हैं। और उसी के साथ
यह जो कविता अभी पढ़ाई हुई है तो यह आपको कंठस्थ यानी याद करनी है। तो यहीं पर यह कविता पूर्ण होती है। धन्यवाद।